हेलो गाइस, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वनदरोगा में 9th और 10th के जो NCERT है साइंस का, ठीक है, वो आने वाला है। और दूसरा जो कृषि है, एग्रीकल्चर, उससे जो टॉपिक है उसके टॉपिक आएंगे। तो मैं आपको कराऊंगा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। देख लेते हैं। जैसे कि ये जो सिलेबस है, ये यूनिट 2, इसमें जो भी ये सिलेबस है ये है 9th का, NCERT के NCERT बुक से है। और जो सेकंड ये सिलेबस है यूनिट 1, जिसमें दिया गया है, उन्होंने जो साइट पे अपलोड किया था, उसमें ये जो सिलेबस है ये है 10th का। तो हम एक एक करके आने वाली सारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में क्या करेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहला टॉपिक हमारा देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले हम करेंगे मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। गाइज, सबसे पहला टॉपिक हमारा हमने ले लिया है मैटर, ठीक है। तो मैटर या पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करता है, स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है, और जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या है, गोल्ड बार है। गोल्ड बार अगर हम देखते हैं गोल्ड बार को, तो ये क्या करता है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है और इसका कुछ ना कुछ मास होता है, मतलब वजन होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये गोल्ड बार है, और यहाँ पे इसने ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कौन से कण होते हैं ये हम पढ़ेंगे जो अगला चैप्टर आएगा, ठीक है, परमाणु की संरचना। उसमें देखेंगे हम इसमें कि ये किन कणों से मिलकर, लेकिन अभी हम इतना देख लेते हैं कि इसमें जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इन कणों की क्या विशेषता होती है? ये कण है जो जिनसे पदार्थ मिलकर बना हुआ है, उन कणों की क्या विशेषता होती है? तो पहला है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो जो ये कण हैं जिनसे मिलकर पदार्थ बनता है वो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे हम कि कण कौन कौन से होते हैं और कितने छोटे होते हैं, ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो ये कण हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। अब जो हमारा ये गोल्ड बार है, इस गोल्ड बार में जो एक कण है ये एक जगह पे नहीं रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। निरंतर गति करते रहने को बोलते हैं हम कि जो ये निरंतर गति करते रहते हैं, इसका मतलब है कि इन कणों में होती है गतिज ऊर्जा। इन कणों में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इन कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और ये पदार्थ के जो कण हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं किससे? अंतराण्विक आकर्षित करते अंतराणिक फोर्स, अंतराणिक फोर्स बल। अंतराणिक फोर्स मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो ये कण एक दूसरे को इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषता बताई? ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है। और ये कण निरंतर घूमते रहते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है। और ये कण, क्योंकि ये कण पास पास होते हैं, मतलब तो ये कण कुछ ना कुछ फोर्स से एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उस फोर्स को कहते हैं अंतराण्विक बल या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया।
अब जो अगला प्रश्न आता है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। देखो ये अलग अलग अवस्थाएं क्यों होती है? ये अलग अलग अवस्थाएं जो पदार्थ की हैं, ये उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। मतलब उसके कण कैसे होते हैं, ये सब इन सब पर डिपेंड करता है किसकी? पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है अब देखते हैं। तो अपने आसपास की किसी भी एक ठोस वस्तु का नाम बताइए। ठीक है, कोई सी भी एक ठोस वस्तु बताओ। चलो, जैसे ईंट ले लेते हैं। ओके, जैसे हमने ईंट ले लिया, तो ईंट का आकार कैसा होता है? एक कैसा होता है? निश्चित आकार होता है। ठीक है, और उसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। अरे बात समझ में? तो आकार भी उसका निश्चित होता है, आयतन भी उसका निश्चित होता है। और उसको अगर हम कंप्रेस करें, ठीक है, कंप्रेस को हिंदी में संपीड़न कहते हैं। कंप्रेस बोलना मतलब ज़्यादा आसान है, संपीड़न कौन याद रखेगा। ठीक है, तो कंप्रेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। किसको? ईंट को। ठीक है, तो मतलब ठोस वस्तुओं को अगर हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, और जो उनके ये यहाँ पे ये हमको चित्र दिख रहा है जिसमें इसमें जो ये उसके कण हैं, कण देखो कितने पास पास हैं। तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इन कणों को और पास लाना है, तो ये और पास कहाँ से आएंगे? पहले ही इतने पास पास हैं। ठीक है, क्यों होते हैं इतने पास पास? ये होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक जो बल होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इनको बहुत, इसके कणों को बहुत पास पास बांध कर रखता है। तो इसीलिए क्या होता है, इनका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और जो हम इनको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लिक्विड स्टेट पर। लिक्विड स्टेट जैसे हमारे पास क्या है? पानी है। पानी का आकार देखिए, आकार कैसा होता है? पानी का आकार, जैसे हमने पानी को गिलास में डाला तो वो क्या कर लेता है? गिलास के आकार शेप ले लेता है। ठीक है, गिलास का शेप ले लेता है। अब इसको बोतल में डाल देते हैं तो ये बोतल का शेप ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा लिक्विड स्टेट होता है उसमें जो शेप है वो निश्चित नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, अनिश्चित शेप है उसका। ठीक है, आयतन की बात कर लेते हैं। जो लिक्विड स्टेट में आयतन होता है, आयतन देखो, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है तो चाहे उसको गिलास में रखो चाहे उसको बोतल में रखो, वो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, उसका आयतन चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं हम तीसरी चीज़, संपीड़न मतलब कंप्रेशन। तो इनमें कंप्रेशन भी नहीं होता है। कंप्रेशन तब होगा जब हम ज़्यादा ही हाई प्रेशर लगा देंगे। ठीक है, तब जाके कंप्रेस होगा, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में हम कंप्रेस नहीं कर सकते इनको। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र देख लीजिए। इस चित्र में क्या बता रहा है कि जो इसके कण हैं, लिक्विड स्टेट के जो कण हैं वो क्या हैं? सॉलिड स्टेट की तुलना में थोड़े दूर दूर हैं। मतलब इनमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है? वो थोड़ा कम है, और इसमें जो बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके कण क्या है? ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। अब देख लेते हैं हम गैस। ठीक है, गैसियस स्टेट। तो गैस स्टेट का जो शेप है वो भी निश्चित नहीं होता है। अब गुब्बारे में भर दो तो गुब्बारे के शेप हो जाता है, किसी और चीज़ में भर दो तो उस चीज़ का शेप आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है? शेप निश्चित नहीं होता है। और आयतन, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और जो एक कंप्रेस करते हैं हम जब गैस को, तो गैस कंप्रेस होकर क्या बना देता है? लिक्विड। जब गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं, जब कंप्रेस कर देते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। और कोई मुझे बताएगा फेमस एग्जांपल जब हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं? तो गैस को कंप्रेस करके, जैसे हमारा एग्जांपल देखो यहाँ पे, कि सबने एलपीजी सुना होगा, सुना है? एलपीजी क्या होता है? खाने बनाने वाला गैस। ठीक है, जिसमें क्या होता है?
सिलेंडर में जो भरा जाता है एलपीजी, तो क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो क्या होता है जो हम खाने बनाने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर लेके आते हैं हम बाज़ार से, तो उसमें कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो गैस होती है और हमने उसको क्या किया है, लिक्विफाइड किया है। ठीक है, लिक्विफाइड किया है उसको कंप्रेस करके। तो मतलब जो गैस होते हैं उनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और ये कंप्रेशन क्यों हो पा रहा है आसानी से, देखो ये कंप्रेशन आसानी से क्यों हो पा रहा है, क्योंकि देखो इसमें जो क्या है कण है, जिन कणों से मिलकर ये गैस बनी है, उसके कण क्या है बहुत दूर दूर है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और कम वॉल्यूम में डाल सकते हैं। ठीक है, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हम उसको कंप्रेस कर देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब एक सवाल उठता है यहाँ से कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। जो पदार्थ है, ये जो इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैसीय अवस्था है। ठीक है, क्या इन अवस्थाओं को बदल सकता है, तो इसका उत्तर है कि हाँ। ठीक है, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। क्यों, देखो जैसे हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ क्या है, पानी का ठोस रूप है ना। तो पानी का ठोस रूप, जैसे फ्रिज में हमने बर्फ़ रखी है, अब उसको बाहर निकाल दोगे, फ्रिज से बाहर निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। अब जब लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, अगर हम उसको क्या करते, अब रख दिया चूल्हे में, रख दिया उबालने के लिए, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, उसका वेपराइजेशन हो जाएगा। जब उसका वेपराइजेशन हो जाएगा तो वो गैस स्टेट में चल जाएगी, उसका क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो ठीक है, तो पदार्थ क्या कर सकता है, अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। और अब जब पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, तो क्या कारण है कि पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसके कारण है जो वो देख लेते हैं अब कि क्यों पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है, एक ही अवस्था में क्यों नहीं रह रहा है, एक ही स्टेट में क्यों नहीं है। तो इसके जो कारण है वो देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है ताप परिवर्तन का प्रभाव। जो टेम्परेचर चेंज कर देते हैं हम, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट पर। ठीक है, पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर है, इसमें हमने क्या लिया है, बर्फ़ लिया है। बर्फ़ को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, बर्फ़ को हमने गर्म किया, और जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो इसको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ठीक है, ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है, और हीट मिलती है तो हीट एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या कर देता है, ये वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हमने बर्फ़ को गर्म किया तो ये वाटर में चेंज हो जाता है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था में चेंज आएगा, स्टेट में चेंज आएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्टेट चेंज होती जाएगी, और ये बर्फ से पानी में चेंज हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला चित्र है जो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, हम पानी को भी और गर्म कर रहे हैं। पानी को हम और गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर और बढ़ता है, और बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और जितने तक इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। पानी उबलना शुरू हो जाता है। जब पानी उबलने लग जाता है तो ये वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है। ठीक है, वाष्प में वेपर, तो वाटर के वेपर बनने लग जाते हैं। तो मतलब वो फिर स्टेट चेंज हो रही है उसकी। तो जब पानी वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है तो ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे पानी
वाष्प में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर पानी बर्फ से पानी में बदलने लग जाता है तो उसे कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और हिंदी में कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्वथनांक क्या होता है पानी का? वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये तीसरा जो फिगर है इसमें क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है। क्या है? उसका नाम अमोनियम क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड है? अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है? देखो, ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और कपूर किसने सुना है? तो NH4Cl क्या होता है? कपूर होता है। ठीक है, जिसको हम एक तो कपड़ों में डालते हैं ताकि बदबू ना आए, और दूसरा जलाने के लिए यूज किया जाता है पूजा वगैरह में। तो कपूर को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो कपूर क्या होता है? कपूर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से और गैसियस स्टेट में चला जाता है। मतलब कपूर लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, कपूर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। और जब कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो आया समझ में? तो कपूर क्या होता है? NH4Cl। फॉर्मूला याद रखना कपूर का क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, और फॉर्मूला होता है इसका NH4Cl। ठीक है, और इसको जब गर्म करते हैं हम तो इसका क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो अगला फैक्टर है कि स्टेट्स आपस में चेंज कैसे होते हैं, उसका फैक्टर है, क्या है? वो है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखते हैं यहाँ पे जो पहला चित्र है, ये पहले चित्र में क्या है? ये मॉलिक्यूल, ये कण किसके? ये जो कण हैं पदार्थ के, ये क्या है? दूर दूर हैं। तो ये पदार्थ के कण दूर दूर है। जब हमने इस पर पिस्टन से क्या करा, इसको प्रेस करते हैं। अब देखो, अब पिस्टन से इसको प्रेस करते हैं। जब प्रेस करते हैं तो इसके कण पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़े पास पास आ गए। तो अब यहाँ पे अगर दूर दूर थे, हम मान लेते हैं क्या है? गैसियस स्टेट में है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं इसको, पिस्टन से दबाते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके कण थोड़े पास पास आ जाते हैं, तो मतलब ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में था। ठीक है, यहाँ पे गैसियस स्टेट में था और हमने इसको कंप्रेस करा। जब हमने इसको कंप्रेस करा तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया। किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में आया क्योंकि इसके कण और पास पास आ गए। ठीक है, अब हमने इसको और पिस्टन से और ज़्यादा कंप्रेस किया। तो जब और ज़्यादा कंप्रेस किया तो इसके कण बिल्कुल पास पास आ गए। तो अभी क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। तो मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? यहाँ से हमें समझ आता है कि हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो जो क्या है पदार्थ है हमारा, वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी स्टेट क्या सॉलिड स्टेट की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक फेमस एग्जांपल है CO2 गैस। CO2 गैस को अगर हम क्या करते हैं, 1 ATM दाब पर, 1 ATM दाब मतलब जो यहाँ पर इस टाइम क्या होता है एटमॉस्फेयर का क्या है प्रेशर है, वो होता है 1 ATM। क्या है 1 ATM? क्या है? जो इस टाइम एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको 1 ATM कहते हैं। CO2 गैस को 1 ATM दाब पर
सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें एक कंडीशन और होती है, क्या होती है, और टेम्परेचर होना चाहिए -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब क्या होना चाहिए, 1 atm, ठीक है। तो क्या होता है, जो CO2 गैस है वो डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाती है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो इसी को हम कहते हैं शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गाइस एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब हमारे पास वाष्पीकरण या वेपराइजेशन। देखो वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, जब पदार्थ क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में परिवर्तित होता है। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। देखो वेपराइजेशन है जो, वो क्या हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है, 2 प्रकार से हो सकता है। एक है इवेपोरेशन और एक है बॉइलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन वाष्पन और बॉइलिंग क्वथन, ठीक है। अब देखते हैं बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग आप सभी को पता है, बॉइलिंग होती है जब हमने क्या करा, अब किसका केस ले लेते हैं हम ले लेते हैं वाटर का केस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है इसको कहते हैं हम बॉइलिंग, क्वथन, ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा भी जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में चेंज होती है, बता सकते हैं आप? जैसे आप सभी ने देखा होगा, क्या जब हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं छत में, ठीक है, तो क्या हम उनको बॉयल करते हैं कि जो उसमें पानी है वो बॉयल होके और तब जाके वाष्प में बदले, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जब हमने क्या करा, हम कपड़े सुखाते हैं छत में, तो क्या होती है, वहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होगा, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होगा। तो मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में अगर जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में चेंज होती है, लिक्विड स्टेट अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो वो जो फिनोमेना होता है, वो जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वाष्पन होती है। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, पानी जैसे नदी वगैरह, तो ठंडियों में क्या होता है, नदी में से भाप उठती है, तो ठीक है। तो कौन सा उस टाइम क्या होता है, उस टाइम भी तो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं हो रहा होता पानी गर्म, लेकिन फिर भी भाप बन रही है ना, तो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसलिए होता है कि जो मैंने कहा था, सबसे पहले ही कहा था, जो कणों की जो क्या होती है विशेषताएं होती है। तो कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब जो कण होते हैं पदार्थ के, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जब वो क्या होता है, जब वो क्या आता है उसके वायुमंडल के संपर्क में, अब जैसे हवा चल रही होगी तो ठीक है, तो वो कण क्या हो जाते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं, और हवा के साथ मिल जाते हैं तो वो कण वहाँ से वाष्पीकृत होकर निकल जाते हैं। तो इसका जो कारण है वो है गतिज ऊर्जा, किसकी, जो कण है, तो कणों की गतिज ऊर्जा इसका कारण है, किसका, वाष्पन का। अब देख लेते हैं कि जो ये अवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं इनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर कोई ठोस है, अगर वो द्रव में बदल रहा है, ठोस है वो द्रव में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संगलन कहते हैं, संगलन या मेल्टिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और अगर द्रव ठोस में हो रहा है चेंज, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। तो पानी को हम जमाते हैं, पानी को फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ में बदल जाता है। ऐसे ही देखते हैं, अगर द्रव क्या और गैस में परिवर्तित हो रहा है तो वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण या वेपराइजेशन।
तो वेपराइजेशन हो जाएगा द्रव अगर गैस में चेंज हो रहा है। और अगर गैस द्रव में चेंज हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संघनन या कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ठीक है। तो गैस से अगर द्रव में हो रहा है तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। अगर ठोस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, जो हमारा सॉलिड है अगर वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और अगर गैस डायरेक्टली ठोस में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं हम डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन या निक्षेपण। ओके, बहुत बढ़िया। तो गाइस एनसीईआरटी में 2 स्टेट और भी दिए हैं किसकी, पदार्थ की। ठोस द्रव और गैस को छोड़कर 2 और स्टेट भी दी गई है। एक स्टेट कौन सी है, एक है प्लाज्मा, एक स्टेट है प्लाज्मा और एक स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये 2 भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका नाम याद रख लेना। गाइस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये अपने आप कर लेना। इसमें क्या बताना है, ये ABCDEF जो है ये, ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। तो इनके नाम खुद से करके देख लेना, एक बार हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अब जो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे MCQs, ठीक है, वो सारे MCQ करेंगे और तब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।